Hi friends, welcome to my channel. So basically what I'm doing is I'm teaching microbiology but in a very easy way. यहाँ पे हम माइक्रो में दिक्कत क्या करते हैं ना, हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ एक एक ऑर्गेनिज्म, उसका पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स सब कुछ पढ़ लेते हैं, बट उसको एक जगह दिमाग में याद नहीं रख पाते ऑर्गेनाइज्ड वे में। सब कुछ इधर उधर उलझा हुआ लगता है। तो बेसिकली ये पढ़ने का एक सिंपल तरीका होता है। वैसे पहले मैं आपको एक ओरिएंटेशन दे देता हूँ। हाँ, तो बेसिकली हम एक एक ऑर्गेनिज्म करके पढ़ेंगे। जैसे मैं अभी शुरू करने वाला हूँ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, तो उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे वेरियस बैक्टीरियाज, जैसे हमारा जो आज टॉपिक है साल्मोनेला, या फिर वायरसेस जैसे HIV, तो ऐसे वेरियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हर एक सिस्टम में इन्फेक्शन कराते हैं। हम एक एक करके सब पढ़ेंगे, तो सबका पढ़ने का तरीका सेम ही है। पहले हमको ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा सा जानना है, बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद मतलब क्लासिफिकेशन उस ऑर्गेनिज्म के जेनस के बारे में, या फिर उसका जो सेरो ग्रुप्स है, सेरो टाइप्स है, या फिर क्लासिफिकेशन जो बेसिकली हम जानते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, जो कि आ जाएगा हमारे जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर। फिर हम समझेंगे वो ऑर्गेनिज्म क्या क्या डिजीज़ कॉज करता है, कैसे कैसे करता है, मतलब एक डिजीज़ के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है, डिजीज़ का पैथोजेनेसिस, उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, पैथोजेनेसिस आ गया, क्लिनिकल फीचर्स आ गया। उसके बाद अगर रिलेटेड कुछ एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं तो एपिडेमियोलॉजी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है एपिडेमियोलॉजी। उसके बाद क्या आता है, ट्रीटमेंट। तो बेसिकली ऐसे एक टेम्पलेट होता है। तो ये हमारा टेम्पलेट हो गया। पहले पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे, एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रिवेंशन। तो ऐसे हर एक डिजीज़ को हम एक टेम्पलेट में क्लासीफाई कर लेंगे। तो फिर क्या होगा ना, सबको पढ़ने में आसान होगा। तो आप मेरे साथ देखिए, हो सके तो नोट्स बना लीजिए, नहीं तो आप चाहेंगे तो मैं ये PDF सेंड भी कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी हम जानते हैं सब कुछ, टाइफाइड फीवर, एंटेरिक फीवर कॉज करता है। तो पहली बात, ये ऑर्गेनिज्म एक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है। ग्राम स्टेनिंग क्या है अभी मैं नहीं बता रहा, आपको पता ही होगा सब कुछ। तो ये एंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली में है, मतलब हमारे GIT में है जो बैक्टीरियाज, उनमें से एक है साल्मोनेला। तो अब हम इसको क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, जो कि है 2 टाइप का। सबसे पहले टाइफॉइडल साल्मोनेला और एक नॉन टाइफॉइडल, जिसमें हमें इसी में फोकस करना है मेनली। टाइफॉइडल साल्मोनेला मेनली ह्यूमंस को इफेक्ट करता है, तो ह्यूमंस इसके होस्ट हो गए, ठीक है। क्या करता है, एंटेरिक फीवर, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्या होता है एंटेरिक फीवर, कैसे होता है। और एक होता है नॉन टाइफॉइडल, जो टाइफॉइड तो नहीं कॉज करता और ह्यूमंस को इफेक्ट भी नहीं करता। बेसिकली ये एनिमल्स को इफेक्ट करता है, बट ह्यूमंस में जैसे छोटे छोटे फूड पॉइजनिंग या फिर GI मैनिफेस्टेशन ये सब करते हैं। उसके बाद आ गया हमारा एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन। तो साल्मोनेला में जो एंटीजेंस है, एंटीजेंस क्या होता है, वीरनेस फैक्टर है एक, आपको पता होगा, जैसे हमारे बॉडी में आएगा तो वो डिजीज़ कॉज कराएगा। तो साल्मोनेला के मेनली 2 एंटीजेंस है, O एंड H, और एक आता है VIV, ये भी एक एंटीजन ही है बेसिकली। तो एंटीजन क्लासिफिकेशन में पहला हमारा आ गया सीरो ग्रुप्स। तो पहले साल्मोनेला को हम सीरो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ O एंटीजन। तो ऐसे अराउंड 67 सीरो ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद सीरो टाइप्स, इन सीरो ग्रुप्स को भी हम और फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू सीरो टाइप्स। अराउंड 25,000 सीरो टाइप्स होते हैं, 2500। और ये किस पे बेस होता है, सीरो टाइप्स H एंटीजन पे, ठीक है। अब हम तीनों एंटीजन्स का बेसिकली छोटा मोटा डिफरेंसेस देख लेंगे, क्या डिफरेंस है इनमें। जो H एंटीजन है ना, इसको हम बोलते हैं फ्लैजेलर एंटीजन। O एंटीजन है सोमैटिक एंटीजन, और VI एंटीजन है कैप्सुलर एंटीजन। नाम से आइडिया लग गया होगा, ये कैप्सूल में रहता है, ये फ्लैजेला में रहता है, और एक सोमैटिक एंटीजन है बस। अब इनका स्ट्रक्चरल क्या डिफरेंस है, फ्लैजेला एक प्रोटीन है, प्रोटीन एंटीजन है। सोमैटिक एंटीजन लाइपोपॉलीसेकेराइड एंटीजन है। कैप्सुलर एंटीजन भी पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा एंटीजेनिक हो गया हमारा H एंटीजन, फिर O एंटीजन, फिर VI एंटीजन, ठीक है। उसके बाद
अगर हम हीट देंगे तो हीट में क्या होगा, प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा। तो उसी हिसाब से ये हो गया हीट लेबाइल, ये हीट स्टेबल, ये भी हीट लेबाइल। ठीक है। अब अगर हमारे बॉडी में ये एंटीजन एंटर करा तो इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा और एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो एंटीबॉडी सबसे जल्दी किस में बनेगा, अगेंस्ट एच एंटीजन। ठीक है। उसके बाद बनेगा ओ एंटीजन में। और इसमें कुछ खास एंटीबॉडी तो नहीं बनता, बट हाँ शॉर्ट टाइम के लिए रहता है एंटीबॉडी। एच एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं बहुत दिनों तक रहते हैं। ओ वाले में बहुत दिन बाद आता है और जल्दी डिसअपियर भी कर जाता है। ठीक है। और वीआई में क्या होता है, अगर बैक्टीरिया ख़त्म भी हो गया तो वीआई एंटीजन छोड़ जाता है। और इसका मतलब क्या है, अगर जिस ह्यूमन में वीआई एंटीजन रह गया वो कैरियर बन गया, मतलब वो अब टाइफाइड को स्प्रेड करेगा। उसको खुद को इफेक्ट नहीं होगा, बट वो कैरियर स्टेट में चला गया। ठीक है। तो इस एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनता है, वीआई एंटीबॉडी, उसके प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिक में हम डिटरमिन करते हैं कि प्रोग्नोसिस कैसा है हमारा। अगर ये एंटीबॉडी एब्सेंट है मतलब प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। अगला क्लासिफिकेशन क्या होगा हमारा, मॉलिकुलर। इसमें क्या है, बेसिकली डीएनए के बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। इस हिसाब से साल्मोनेला का दो टाइप का स्पीसीज होता है, एक है साल्मोनेला बोंगोरी, एक है एंटेरिका। एंटेरिका मेनली इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 6 सब स्पीसीज आता है। तो ये 6 सब स्पीसीज क्या क्या है, एंटेरिका, सालामे, एरिजोना, ऐसे 6 है। 6 तो हमें याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि एंटेरिका के अंदर जो एंटेरिका सब स्पीसीज है ये सबसे कॉमनली ह्यूमन इन्फेक्शन करता है। इसी के अंदर टाइफी, पैराटाइफी ये सब आता है। ठीक है। इसके भी अंदर 3000 से ज़्यादा सेरोटाइप्स है। तो हम चलते हैं अपने टाइफॉइडल साल्मोनेला के ऊपर। हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, अब हम पढ़ेंगे अबाउट द टाइफी, पैराटाइफी। ठीक है। जो मेनली ह्यूमंस को अफेक्ट करता है। अब इस ऑर्गेनिज्म, पहले तो ये स्प्रेड कैसे होता है, तो ओरोफिकल रूट, मतलब थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर ये स्प्रेड होता है ह्यूमन टू ह्यूमन। अब स्प्रेड होगा तो इन्फेक्शन कॉज करने का रिस्क फैक्टर क्या क्या होगा। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है अगर स्टमक का एसिडिटी कम हो जाए। कैसे होगा, जैसे पेशेंट अगर एंटासिड ले रहा होता है तो उसका एसिडिटी कम होगा, तो वो पेशेंट ज़्यादा ससेप्टेबल होगा टू द टाइफॉइडल साल्मोनेला। ठीक है। और इंटेस्टिनल इंटीग्रिटी अगर कम गया, ये कहाँ होता है, जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ या फिर इंटेस्टाइन में कोई भी इन्फ्लामेशन, या फिर जो गुड गट बैक्टीरिया है वो अगर कम हो जाए तो इंटीग्रिटी कम हो जाता है, तब इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। अब इन्फेक्शन कैसे होगा, इसका हमें समझना पड़ेगा पैथोजेनेसिस। तो सबसे पहले क्या होता है, जो इंटेस्टिनल म्यूकोसा होता है वहाँ से बैक्टीरिया म्यूकोसा में अंदर जाता है। म्यूकोसा से होकर सब म्यूकोसा में जाता है। कैसे जाता है, बाय बैक्टीरिया मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ये प्रोसेस है बस। तो बेसिकली इस म्यूकोसा के अंदर ये वेसाइकल्स बनाता है और वो वेसाइकल्स सब म्यूकोसा में भेज देता है। अब सब म्यूकोसा में हमारे क्या रहते हैं, मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस इसको एनगल्फ कर लेगा बैक्टीरिया को, बट एनगल्फ करेगा, बैक्टीरिया मरेगा नहीं। कैसे नहीं मरेगा, क्योंकि बैक्टीरिया सीक्रेट करता है हमारा लाइपोपॉलीसेकेराइड। ये लाइपोपॉलीसेकेराइड हेल्प करेगा उस बैक्टीरिया को मैक्रोफेज के अंदर सर्वाइव करने में। कैसे, ये लाइपोपॉलीसेकेराइड इसके लाइसोजाइम्स को इनिबिट कर देगा, तो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा। अब मैक्रोफेजेस से होते हुए वो लिम्फेटिक्स में जाएगा, वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया, इसे बोलते हैं प्राइमरी बैक्टीरियमिया, मतलब बैक्टीरिया ब्लड में आ गया थ्रू लिम्फेटिक्स। अब हमें पता है ब्लड में आया, उसके बाद स्प्लीन जाएगा, लीवर में जाएगा, मतलब रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम में जाएगा। वहाँ से फिर दूसरे ऑर्गन्स में जैसे गॉल ब्लैडर, लंग्स, किडनी, यहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। फिर वहाँ से दूसरे और ऑर्गन्स में जाएगा और फिर सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी बैक्टीरियमिया। तो ये जो पूरा पाथवे है ये हो गया पैथोजेनेसिस, मतलब बैक्टीरिया कैसे इन्फेक्शन कॉज करेगा। अगर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन है तो ऐसे आप फ्लोशीट बना के लिखना तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा बेसिकली, क्योंकि ज़्यादातर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं, तो पूरा ऐसे लिख सकते हैं ऑर्गेनाइज वे में, तो एग्जामिनर खुश होगा, आपको मार्क्स देगा बेसिकली। तो पैथोजेनेसिस हो गया। अब आएगा हमारा क्लिनिकल फीचर्स, कैसे समझेंगे कि साल्मोनेला टाइफी नहीं कॉज की इन्फेक्शन। तो पहली बात, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 14 डेज, मतलब बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी में इंटर करेगा उसके 10 to 14 बाद हमें सिम्टम कॉज करेगा। क्या क्या सिम्टम्स होगा, सबसे पहली बात फीवर। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फीवर है जिसे हम बोलते हैं स्टेप लैडर पैटर्न। इसमें क्या होता है, फीवर आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा फिर कम होगा, बढ़ेगा फिर कम होगा, बढ़ेगा फिर कम होगा। बट कैसे, हर एक बार देखिए ग्रेजुअली फीवर इंक्रीज हो रहा है। जब कम हो रहा है
तो स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं आ रहा, थोड़ा सा ज़्यादा पे आ रहा है, उसके बाद बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बट कम तो हो रहा है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आ रहा, तो इसे हम बोलते हैं ग्रेजुअल इंक्रीज। तो फीवर ऐसे बढ़ते जाएगा, तो इसे कहते हैं हम स्टेप लैडर पैटर्न। देखिए ये स्टेप लैडर के जैसे दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे। और क्या दिखेगा, इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन मतलब एब्डोमिनल पेन, फिर डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब होगा। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रैशेस होगा चेस्ट में, 30% पेशेंट में ये दिखता है। इन रैशेस को बोलते हैं हम रोज स्पॉट रैशेस, ठीक है। उसके बाद जनरल सिम्टम्स तो रहेगा ही, जैसे हेडेक, चिल्स, कफ्स, माइल्सिया यानी मसल पेन, आर्थालजिया मतलब जॉइंट पेन, ये सब होगा। और ये लिवर में गया, स्प्लीन में गया, तो वहाँ पे जाके हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी कराएगा, ठीक है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, जीआई ब्लीडिंग और परफोरेशंस, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया बैक्टीरिया कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है और क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। अब एपिडेमियोलॉजी में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हमें याद रखना है। जैसे इस बैक्टीरिया की इन्फेक्टिव डोज मतलब 10⁻³ टू 10⁻6 बेसियलाइज जब होगा, उसके बाद ही ये हमें इन्फेक्शन कॉज कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ये ट्रांसमिट कैसे होता है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। इन्फेक्शन किस में ज़्यादा है, ज़्यादातर टाइफी ही करता है, पैराटाइफी भी करता है बहुत कम, उसमें भी ए सबसे ज़्यादा है और बी और सी नेग्लिजिबल अमाउंट में है, ठीक है। और एक चीज़ समझना है, एक बैक्टीरिया जब एक ह्यूमन के अंदर रहता है और इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, तो उसे हम बोलते हैं कैरियर। वो ह्यूमन कैरियर बन गया, मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया है बट वो सिर्फ दूसरों में स्प्रेड कर रहा है, खुद को इन्फेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब कैरियर भी दो टाइप के होते हैं, फीकल कैरियर, यूरिनरी कैरियर। मतलब जिसके फीकल मैटर में है बैक्टीरिया वो हो गया फीकल कैरियर, और यूरिनरी ब्लडर में है तो यूरिनरी कैरियर, ठीक है। एक फेमस हमने कैरियर के बारे में सुना था, टाइफॉइड मैरी, मतलब मैरी मेनल। ये एक शेफ़ थी, तो इन्होंने मोर देन 1300 लोगों को टाइफॉइड से स्प्रेड कराया था। ये सब हमने समझ लिया, बेसिकली पूरा इन्फेक्शन के बारे में सब कुछ समझ लिया हमने। अब हम इसे डायग्नोस कैसे करेंगे, तो अब आते हैं लैब डायग्नोसिस में। तो सबसे पहले हमें चूज़ करना है स्पेसिमेन, कहाँ से स्पेसिमेन लेना है। अगर फर्स्ट वीक है तो ब्लड कल्चर से लेना है, या फिर बोन मैरो, या फिर डुओडेनल एस्पिरेट। सेकेंड वीक में है तो फिर सीरम, और थर्ड में है तो यूरिन या फिर स्टूल। तो हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया, अब स्पेसिमेन को हम कल्चर करेंगे, मतलब बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम देख पाए। तो जब ब्लड से लेंगे, ब्लड में पॉजिटिव आने के चांसेस टाइम के साथ साथ घटते जाता है। जैसे फर्स्ट वीक में पॉजिटिव आने का चांस है 90%, सेकेंड में 75%, ऐसे ऐसे थर्ड वीक, फोर्थ वीक तो 25%, ऐसे ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, अब हम ब्लड से लेंगे और फिर उसे ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ में मल्टीप्लाई कराएंगे। कैसे कराएंगे, इस ब्रॉथ में बैक्टीरिया को डालेंगे, 8 to 10 ml सीरम डालेंगे, मतलब ब्लड डालेंगे, उसके बाद इंक्यूबेट करेंगे 24 आवर्स के लिए। फिर वहाँ से हम सब कल्चर करेंगे इन ब्लड अगर एंड मैकोंकी अगर 10 दिन के लिए, ठीक है। तो पहले हमको बैक्टीरिया को ब्लड से लिया, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कराया। मल्टीप्लाई कैसे कराया, इस ब्रॉथ में हमने मल्टीप्लाई कराया यहाँ से, फिर वहाँ से बैक्टीरिया को लिया और फिर ब्लड अगर में डाला और मैकोंकी में डाला, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है हमारा। अब ब्लड अगर और मैकोंकी अगर में क्या क्या दिखेगा, ब्लड अगर में क्या दिखेगा, नॉन हीमोलाइटिक कॉलोनीज, ठीक है। और मैकोंकी में क्या दिखेगा, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग। तो ये हो गया डायग्नोसिस का पहला पॉइंट। अब हमने और क्या स्पेसिमेन लिया था, स्टूल लिया था। स्टूल में हम कैसे करेंगे, स्टूल को पहले कल्चर करेंगे एक ब्रॉथ में। उसके लिए हमको चाहिए एनरिचमेंट ब्रॉथ, नॉर्मल ब्रॉथ में कल्चर नहीं होगा, क्योंकि स्टूल में जो कॉमन सेल्स है हमें उनको मारना है। सिर्फ हमें चाहिए कि साल्मोनेला टाइफी देख पाए, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एनरिचमेंट ब्रॉथ और सिलेक्टिव मीडिया, ताकि सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइफी ही ग्रो कर पाए, बाकी सब मर जाए। तो एनरिचमेंट ब्रॉथ में क्या क्या है, सेलेनाइट एफ ब्रॉथ और टेट्राथायोनाइट ब्रॉथ। और सिलेक्टिव मीडिया में क्या क्या है, DCA और विल्सन ब्लेयर। DCA में हमें क्या दिखता है, पेल कॉलोनीज विथ ब्लैक सेंटर। तो ऐसे पेल कॉलोनीज दिखेगा और सेंटर उसका ब्लैक होगा DCA में, ठीक है। तो हमने कल्चर हो गया। कल्चर के बाद हम क्या करते हैं, ग्राम स्टेन देखते हैं और मोटिलिटी देखते हैं। तो ग्राम स्टेन में क्या दिखेगा, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, जो कि नॉन कैप्सुलेटेड होगा, नॉन स्पोरिंग होगा, और वो मोटाइल होगा विथ पेरिट्राइकस फ्लैजेला। पेरिट्राइकस मतलब क्या होता है, जो बेसिलाई है उसके हर एक सराउंडिंग में फ्लैजेलास है। जैसे ये होता है मोनोट्राइकस, एक ही है सिर्फ,
तो ऐसे ब्रीटाइगस है हमारा साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे बायोकेमिकल टेस्ट। तो देखिए आप, हम एक प्रोसेस में जा रहे हैं, पहले स्पेसिमेन, फिर कल्चर, फिर स्टेनिंग, मोटिलिटी, फिर बायोकेमिकल टेस्ट, फिर सेरोलॉजिकल टेस्ट, उसके बाद हमारे मॉलिकुलर मेथड्स आते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में भी हमें ऐसा ही लिखना है। हर एक बैक्टीरिया के लिए जो टेस्ट है वो सेम ही हेडिंग्स के अंदर आता है। पहले बायो मतलब स्पेसिमेन, फिर कल्चर, फिर ग्रामस्टेन, तो ऐसे ऐसे आता है। तो सेरोलॉजिकल टेस्ट में मतलब बायोकेमिकल टेस्ट में ये हमें याद करना है। ठीक है, जैसे सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट पॉजिटिव देगा, बाकी सब नेगेटिव देगा। ठीक है, और हमारा जो TSI है, ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट, उसमें क्या होगा, एल्कलाइन बाय एसिड, गैस एब्सेंट और H2S प्रेजेंट। ठीक है, ये हमें याद करना पड़ेगा बेसिकली। अब आ गया हमारा सेरोलॉजिकल टेस्ट। अब टाइफाइड तो हो गया, अब कौन सा साल्मोनेला का कौन सा सेरोटाइप है वो आइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत फेमस टेस्ट है, एग्जाम में भी आता है, जिसे हम बोलते हैं विदास टेस्ट। इसमें क्या होता है, देखिए जो साल्मोनेला है हमारे बॉडी में जाने के बाद एंटीजन रिलीज करता है, उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो इस एंटीबॉडी को हम अगर डिटेक्ट कर लिए, मतलब कंफर्म हो गया कि यही एंटीजन है हमारे बॉडी में, अब इस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हम बाहर से एंटीजेंस डाल के देखते हैं कि रिएक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर इसके साथ ये रिएक्ट हो गया मतलब कि प्रेजेंट है, अगर नहीं हुआ मतलब कि नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला हम 4 एंटीजेंस यूज़ करते हैं, ये 4 एंटीजेंस। ठीक है, क्या क्या, O एंटीजन ऑफ एस टाइफी और H एंटीजन ऑफ एस टाइफी, इसको हम बोलते हैं TO, टाइफॉइड O, टाइफी H। ठीक है, और क्या है, H एंटीजन ऑफ पैराटाइफी A, H एंटीजन ऑफ पैराटाइफी B, AH और PH। तो ये 4 यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइफी में हमने O एंटीजन लिया बट पैराटाइफी में क्यों नहीं लिया, क्योंकि O एंटीजन ना दोनों में सिमिलर है, इसलिए किसी एक से ही काम चल जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले पेशेंट का सीरम लेंगे, तो हर एक टेस्ट ट्यूब में हम सीरम डालेंगे, उसको डाइल्यूशन करेंगे। तो इसमें 20 टाइम्स डाइल्यूशन है, इसमें 40 टाइम्स है, इसमें 80 टाइम्स है, इसमें 160 टाइम्स है, 320, 640, ऐसे पेशेंट का सीरम लेके हम डाइल्यूट करते रहेंगे। डाइल्यूट कैसे करेंगे, सिंपल डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और डाइल्यूट करेंगे। इसे हम बोलते हैं सीरियल डाइल्यूशन ऑफ पेशेंट सीरम। ठीक है, अब हर एक में हम डालेंगे कोई भी एक एंटीजन। जैसे हम पहले देखते हैं TO, हर एक में TO डाला, तो हमने देखा 160 तक 160 तक हमारा एग्लूटिनेशन हुआ, 320, 640 में नहीं हुआ, मतलब यहाँ तक एंटीबॉडी है, इसमें नहीं है। इससे हम क्या समझे कि O एंटीजन का O एंटीबॉडी हमारे बॉडी में जो है उसका टाइटर हो गया 1:160। ठीक है, ये एक सलाइन कंट्रोल भी लेता है समझने के लिए, मतलब इसमें एग्लूटिनेशन ऑफकोर्स नहीं होगा एंटीजन डालने से, और इनमें होगा। तो हम देखेंगे कहाँ तक एग्लूटिनेशन हुआ, तो वो हो गया टाइटर। ठीक है, अब कितना टाइटर होना चाहिए ताकि हम समझ पाए कि ये पेशेंट इन्फेक्टेड है, तो ये वैल्यूज़ याद रखना है। 1:200 से ज़्यादा हुआ H एंटीबॉडी के लिए, और 1:100 से ज़्यादा होगा O एंटीबॉडी के लिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब पेशेंट इन्फेक्टेड है। ठीक है, अब रिजल्ट को समझते हैं। तो पहले जो साल्मोनेला टाइफी होगा उसमें O एंटीजन और H एंटीजन दोनों होता है, इसका मतलब इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी होगा, तो इसीलिए TO और TH दोनों ही बड़ा होगा। ठीक है, अब पैराटाइफी A में क्या होता है, O एंटीजन तो होता ही है और साथ में HA एंटीजन होता है, तो फिर TO पड़ेगा, AH पड़ेगा। ऐसे पैराटाइफी B में TO पड़ेगा, BH पड़ेगा। तो कौन कौन एंटीजन बढ़ रहा है उसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्ट किया है। एक और होता है फॉल्स नेगेटिव टेस्ट, मतलब बैक्टीरिया है बट फिर भी एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो सप्रेस्ड है, क्योंकि पेशेंट में एंटी माइक्रोबियल थेरेपी चल रहा है। तो बैक्टीरिया है बट टेस्ट में नहीं आ रहा, इसे हम बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। और एक होता है फॉल्स पॉजिटिव, मतलब बैक्टीरिया नहीं है फिर भी एग्लूटिनेशन हो रहा है। ये कैसे होता है, कोई अलग बैक्टीरिया है उसका एंटीजन से होगा, जैसे डेंगू या मलेरिया, इसमें होता है फॉल्स पॉजिटिव। या फिर वैक्सीनेशन, इन सब चीज़ों में फॉल्स पॉजिटिव दिखेगा। तो हमने देख लिया सीरोलॉजिकल टेस्ट, उसके बाद मॉलिक्यूलर टेस्ट, ELISA या फिर PCR से हम डायरेक्टली बैक्टीरिया के एंटीजन डिटेक्ट करके कंफर्म कर सकते हैं।
तो ऐसे हमने समझ लिया डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस के बाद उसके बाद क्या होता है, कैरियर। तो हम कैरियर्स कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? कैरियर हमने बताया था 2 टाइप का होता है, स्टूल कैरियर और यूरिनरी कैरियर। तो इनके लिए हम स्टूल और यूरिन का सैंपल लेंगे, फिर सेम एग्लूटिनेशन टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि प्रेजेंट है या नहीं। तो कैरियर्स के लिए हम VI एंटीजन यूज़ करते हैं और नॉर्मल पेशेंट के लिए O और H यूज़ करते हैं, ये याद रखना है हमें। अब इसका ट्रीटमेंट तो हमने सब कुछ पढ़ लिया अभी, पैथोजेनेसिस, फिर मतलब क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन, एपिडेमियोलॉजी, लैब डायग्नोसिस सब पढ़ लिया हमने। उसके बाद ट्रीटमेंट, तो हम ट्रीट कैसे करेंगे? बेसिकली सबसे पहले हमने कंफर्म कर लिया, फिर हम देंगे 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। ये हो गया एम्पेरिकल ट्रीटमेंट। मतलब स्पेसिफिक नहीं है, बट ये देंगे तो मतलब किल हो जाएगा वो ऑर्गेनिज्म। तो 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, जिसका एग्जाम्पल एक हो गया सेफ्ट्राइक्सोन, ठीक है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ऑल्टरनेटिव क्या देख सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन। तो एरिथ्रोमाइसिन क्या है, एक मैक्रोलाइड है, ये दे सकते हैं। अगर रेजिस्टेंट है, अगर इन सब चीज़ों से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है तो उसके बाद हम देंगे फ्लोरोक्विनोलोन, जिससे किप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, ठीक है। जो कैरियर्स है उनमें हम एम्पिसिलिन या फिर एमोक्सिसिलिन देंगे, जो कि पेनिसिलिन से, और उसके साथ देंगे प्रोपेनिसिन। अब पेनिसिलिन क्या होता है, जल्दी जल्दी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, तो एक्सक्रीशन को रिड्यूस करने के लिए इसके साथ हम प्रोपेनिसिन देते हैं ताकि इसका T-half इंक्रीज हो जाए। तो कैरियर्स के लिए ये हो गया, पेशेंट के लिए ये हो गया, ये याद रखना है। अब हम कोशिश करेंगे कि प्रिवेंशन हो जाए। प्रिवेंशन कैसे होगा? एक तरीका है कंट्रोल ऑफ रिजर्वर, मतलब जहाँ जहाँ बैक्टीरिया है उसे कंट्रोल करो। कहाँ कहाँ है? एक तो पेशेंट या फिर केसेस में है और कैरियर्स में है, तो इन दोनों जगह हमको प्रिवेंट करना है, ठीक है, कंट्रोल करना है। पेशेंट को आइसोलेट कर दो, कैरियर्स को वैक्सीनेशन दे दो या फिर कुछ कर दो, तो कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा है प्रॉपर सैनिटाइजेशन, मतलब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर नहीं देना है किसी को, ऐसे समझ कर चलना है। और तीसरा है वैक्सीन, मतलब पेशेंट के जो क्लोज एसोसिएट्स हैं उनको वैक्सीन दे दो। क्या क्या वैक्सीन होता है? VICPS, ये क्या है? VI एंटीजन का कैप्सूल का पॉलीसेकेराइड, ये एक वैक्सीन हो गया। VIREPA, ये है स्यूडोमोनास एरोजिनोसा का रिकॉम्बिनेंट एंडोटॉक्सिन A, ठीक है, उसके साथ दे देते हैं VI एंटीजन को। तो ये हो गया एक वैक्सीन। और एक फेमस वैक्सीन है टाइफोरल, ये है ओरल वैक्सीन, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, ठीक है। तो ये 3 वैक्सीन है मार्केट में अवेलेबल, दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइफॉइडल साल्मोनेला। और नॉन टाइफॉइडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन्स में नहीं है, मैमल्स में है, रेप्टाइल्स में है। ये इन्फेक्शन कैसे करता है ह्यूमन्स में? या तो रॉ मीट कंजम्पशन से या फिर अनपस्चराइज्ड मिल्क से। कौन सा डिजीज़ कॉज करता है? मेनली फूड बॉर्न डिजीज़ या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, और सीवियर केसेस में बैक्टीरियमिया। तो ये बैक्टीरियमिया क्या करता है, ब्लड में बैक्टीरिया आ जाता है तो फिर मेटास्टैटिक इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? एक इन्फेंट्स में हो सकता है, एल्डरली पीपल में हो सकता है, या फिर इम्यूनोडिफिशियंट केसेस में हो सकता है, या फिर एंडोकार्डाइटिस पेशेंट में हो सकता है। इम्यूनोडिफिशियंसी जैसे कि HIV, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में बैक्टीरिया हो सकता है। बस इसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, तो बस ये ख़त्म हो गया, इसको रिवाइज कर लो, हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल करके हमको करने जाना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट एक ऑर्गेनिज्म पे वीडियो डालूंगा, तो अब तक के लिए यही, टाटा।